तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसे हम सब ने स्कूल में जरूर सुना है, कालिदास। बिल्कुल। लेकिन किताबों से बाहर असल में ये थे कौन? आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, और हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्यों, मतलब सदियां बीत जाने के बाद भी कालिदास का नाम भारत के सबसे बड़े कवि और नाटककार के तौर पर लिया जाता है। और कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास से। स्रोत बताते हैं कि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक। हाँ, लेकिन साथ ही एक किंवदंती ये भी है कि अपने शुरुआती जीवन में उन्हें बिल्कुल अनपढ़ और यहाँ तक कि मूर्ख समझा जाता था। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से करवा दिया, जो बहुत ज्ञानी थी। बहुत ज्यादा। और विद्योत्तमा ने जब उन्हें मूर्ख पाया तो घर से निकाल दिया। और इसी अपमान ने कालिदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। चलिए, आज की पड़ताल में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये थे कौन और कब थे? क्योंकि उनके समय को लेकर तो मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत ज्यादा। स्रोत कहते हैं कि उनका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 450 ईस्वी के बीच कहीं माना जाता है। हाँ, ये तो 600 साल का फर्क हो गया। मतलब कोई ठीक से जानता ही नहीं। ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन ज्यादातर जो नए शोध हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे शायद गुप्त काल में थे, अच्छा। यानी चौथी पांचवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। और ये बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, सही है। जब कला, साहित्य, विज्ञान सब कुछ अपने शिखर पर था। तो ऐसे माहौल में कालिदास जैसे कवि का होना ज्यादा तार्किक लगता है। और उनके जन्म स्थान के बारे में भी तो यही हाल है ना। कोई उन्हें बंगाली कहता है, कोई कश्मीरी। हाँ, उत्तर प्रदेश का भी बताते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित धारणा क्या है? सबसे प्रचलित धारणा यही है कि वो मालवा के थे और उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, उज्जैनी। जो उस समय ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र थे। लेकिन यहाँ आकर्षक बात यह है कि उनके जीवन के बारे में ये सारी अनिश्चितताएं उनके कद को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें एक तरह की पौराणिक आभा देती हैं। स्रोतों में उनका स्थान वाल्मीकि और व्यास की परंपरा में रखा गया है। वाल्मीकि और व्यास, मतलब रामायण और महाभारत के रचयिताओं की श्रेणी में। ये तो बहुत ही बड़ा सम्मान है। बिल्कुल, ये उन्हें सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक दृष्टा, एक ऋषि का दर्जा देता है। और उनकी रचनाओं से एक बात तो साफ है, वे शिव के बड़े भक्त थे। उनके नाम कालिदास का शाब्दिक अर्थ भी है देवी काली का सेवक। अच्छा। इवगंती तो यही है कि विद्योत्तमा से अपमानित होने के बाद उन्होंने देवी काली की उपासना की और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये रहस्य उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो उनका जीवन भले ही एक पहेली हो, लेकिन उनकी रचनाएं तो हमारे सामने हैं। वो कौन सी 7 कृतियां हैं जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया? हाँ, उनका काम ही उनकी असली पहचान है। स्रोतों के मुताबिक उनकी 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, 3 हिस्से। हाँ, पहले हैं 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका नाम तो सबने सुना है। बिल्कुल। कहते हैं कि जर्मन कवि गेटे ने इसे पढ़कर इतना पसंद किया था कि वो इसे सर पे रख के नाचने लगे थे। इस नाटक में ऐसा क्या खास था? कहानी क्या है इसकी? देखिए, इसकी कहानी ही इसकी जान है। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। जंगल में दोनों को प्रेम होता है, वे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा अपनी राजधानी लौटते हुए शकुंतला को एक अंगूठी निशानी के तौर पर देते हैं। लेकिन तभी दुर्वासा ऋषि का श्राप शकुंतला को लग जाता है कि जिसे वो याद कर रही हैं वो उसे भूल जाएगा जब तक कि वो कोई निशानी ना देखे। और वो निशानी थी वो अंगूठी? हाँ, लेकिन वो अंगूठी भी एक नदी में खो जाती है। अरे। जब गर्भवती शकुंतला राजा के दरबार में पहुंचती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। श्राप की वजह से? बिल्कुल। अपमानित शकुंतला को उसकी माँ मेनका स्वर्ग ले जाती है। स्वर्ग। सालों बाद एक मछुआरे को वो अंगूठी एक मछली के पेट में मिलती है और वो राजा तक पहुंचती और है। फिर अंगूठी देखते ही राजा को सब कुछ याद आ जाता है और वे पश्चाताप में जलने लगते हैं। ठीक है। आखिर में स्वर्ग में उनका पुनर्मिलन होता है। वाह। तो ये प्रेम, विरह, श्राप और पुनर्मिलन की एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू लेती है। वाह, ये तो एक पूरी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है। प्रेम, ड्रामा, श्राप,
खोई हुई अंगूठी। कमाल है। तो ये थे उनके नाटक, और बाकी रचनाएं? इसके बाद आते हैं दो महाकाव्य। रघुवंशम, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं मतलब भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों की कहानी है। अच्छा। और दूसरा है कुमार संभवम। इसमें शिव और पार्वती के प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा है। और आखिर में है दो खंड काव्य या गीति काव्य। गीति काव्य। हाँ, जैसे ऋतु संहार, जिसमें 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन है, और मेघदूतम। मेघदूतम भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मेघदूतम में एक यक्ष की कहानी है जिसे कुबेर ने 1 साल के लिए अपनी पत्नी से दूर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित कर दिया है। ओहो। वहां बैठा यक्ष अपनी पत्नी की याद में तड़प रहा है और एक बादल को अपना दूत बनाकर अपनी पत्नी तक संदेश भेजता है। ये विरह और प्रेम का एक अद्भुत काव्य है। तो कुल मिलाकर 7 रचनाएं, और हर एक अपने आप में अनोखी। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है। कैसे? स्रोत बताते हैं कि संस्कृत साहित्य में 6 काव्य ग्रंथों को सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक। उनमें से 3 रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत अकेले कालिदास के हैं। क्या बात है। इन्हें लघुत्रयी भी कहा जाता है। ये उनकी असाधारण साहित्यिक उपलब्धि है। उनकी लिखने की शैली में ऐसा क्या खास था? एक जुमला बहुत मशहूर है, उपमा कालिदासस्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उपमा यानी सिमिलीज के लिए तो कालिदास ही हैं। उनकी तुलनाएं बेमिसाल मानी जाती हैं। वो बहुत सरल चीजों से ऐसी तुलना करते थे कि पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जाता था। उनकी भाषा बहुत सुंदर, सरल और मधुर है। और सबसे खास बात, उन्होंने श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य के वर्णन में भी हमेशा एक मर्यादा और आदर्शवाद बनाए रखा। अच्छा। उनकी कविता में कभी भी फूहड़पन या अश्लीलता नहीं मिलेगी। यह संतुलन ही उन्हें महान बनाता है। उनकी कविताएं सिर्फ कल्पना की दुनिया में ही थीं, या हमें उस समय के असली भारत की भी कोई झलक मिलती है? मतलब क्या उन्होंने किसी खास जगह का जिक्र किया है जिससे हमें उस समय के भारत की तस्वीर मिले? बिल्कुल। उनकी रचनाएं उस समय के भारत का एक जीता जागता नक्शा खींचती हैं। सच में? हाँ, रघुवंश में इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है, जहां वे शूरसेन जनपद यानी आज के मथुरा वृंदावन क्षेत्र का वर्णन करते हैं। अच्छा। वे वहां के राजा सुषेण, मथुरा नगरी, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कोई खास उदाहरण जो आपको याद हो? हाँ, जैसे वे वृंदावन की सुंदरता की तुलना धन के देवता कुबेर के चैत्ररथ नामक दिव्य बगीचे से करते हैं। वाह। और गोवर्धन पर्वत का वर्णन करते हुए वे इंदुमती से कहते हैं कि उसे बारिश से धुले उन शिलातलों पर बैठना चाहिए जिनसे शिलाजीत जैसी सुगंध आती हो, और वर्षा ऋतु में कंदराओं में मोरों का नृत्य देखना चाहिए। वाह, ये तो 5D सिनेमा जैसा है। आप उस जगह को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि सूंघ भी सकते हैं। यह कमाल का सजीव चित्रण है। यही नहीं, मालविका अग्निमित्र नाटक में वे सिंधु नदी के तट पर अग्निमित्र के बेटे वसुमित्र और यवन मतलब ग्रीक। हाँ, जो शायद मिनेंडर के नेतृत्व में ग्रीक थे, उनके बीच हुए युद्ध का भी उल्लेख करते हैं। तो हमें ऐतिहासिक घटनाओं के भी संकेत मिलते हैं। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प पेच है ना? हमारे स्रोतों में एक बड़ी मजेदार बात बताई गई है जो उनकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठाती है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक प्रसिद्ध टीकाकार हुए मल्लीनाथ। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब कालिदास रघुवंश में इंदुमती के समय में मथुरा नगरी का वर्णन कर रहे हैं तो ये ऐतिहासिक रूप से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि खुद कालिदास ने ही अपनी एक दूसरी रचना में लिखा है कि मथुरा की स्थापना तो बाद में शत्रुघ्न ने की थी, जो राम के भाई थे। बिल्कुल। तो इंदुमती जो राम के पूर्वज की पत्नी थी, उनके समय में मथुरा नगरी हो ही नहीं सकती थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि कालिदास ने जानबूझकर एक गलती की, या उन्हें इतिहास पता नहीं था? ये तो इतने बड़े कवि के लिए थोड़ी अजीब बात होगी। यही तो समझने वाली बात है। ये उनकी गलती या अज्ञानता नहीं है। तो फिर क्या है? ये उनकी कलात्मक स्वतंत्रता यानी आर्टिस्टिक लाइसेंस है। उनका उद्देश्य एक इतिहासकार की तरह तथ्य दर्ज करना नहीं है। सही है। उनका उद्देश्य है एक ऐसा भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण संसार बनाना जो पाठक को अपने साथ बहा ले जाए। अगर उस सौंदर्य को रचने के लिए उन्हें इतिहास की समय सीमा को थोड़ा इधर-उधर करना पड़े तो वे करते हैं। अच्छा। ये विरोधाभास हमें दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता हमेशा कला और सौंदर्य थी, न कि कोरे तथ्य।
ये तो उनकी रचनात्मक प्रक्रिया को समझने की एक कुंजी जैसा है। अब उनकी कला के शिखर पर चलते हैं। कुमार संभवम में देवी पार्वती के सौंदर्य का वर्णन, इसे तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। क्या है इसमें? इसमें एक श्लोक आता है जो कालिदास की पूरी कला का सार कहा जा सकता है। वे लिखते हैं कि विधाता यानी दुनिया को बनाने वाले ने दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें या उपमान हो सकते थे उन सबको इकट्ठा किया। जैसे कि? जैसे चांद की सुंदरता, कमल की कोमलता, सोने की चमक, सब कुछ, और फिर उन सबको सही जगह पर रखकर बड़े जतन से पार्वती को गढ़ा। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे सृष्टि का सारा सौंदर्य एक ही स्थान पर देखना चाहते थे। एक ही जगह पर? श्लोक का भाव है एकस्थ सौंदर्य दिदिक्षयव, यानी एक ही स्थान पर संपूर्ण सौंदर्य देखने की इच्छा से। ये तो बहुत ही सुंदर कल्पना है। और यहाँ जो बात है वो दिमाग चकरा देती है। ये जो उक्ति है, एक ही स्थान पर संपूर्ण सौंदर्य देखने की इच्छा, ये सिर्फ पार्वती के लिए नहीं है। तो स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यही कालिदास की अपनी कविता का मूल प्रेरक सूत्र था। अरे वाह! उनकी रचनात्मक इच्छा, जिसे स्रोत में सिसृक्षा कहा गया है, यानी कुछ नया रचने की चाह, इसी से प्रेरित थी। वो अपनी कला के माध्यम से दुनिया में बिखरे हुए सौंदर्य को एक जगह समेटना चाहते थे। मतलब जब वो पार्वती के बारे में लिख रहे थे तो असल में वो अपनी ही कविता के मकसद के बारे में लिख रहे थे। ये तो बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। एक तरह से जब वे पार्वती का वर्णन कर रहे हैं तो वे अनजाने में अपनी ही कला के आदर्श का वर्णन कर रहे हैं। उनकी कला का सारी यही है, पूर्णता और समग्र सौंदर्य की खोज। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, एक रहस्यमयी जीवन, अमर रचनाएं, इतिहास और कल्पना का मेल और सौंदर्य को एक जगह समेटने की ये जिद, तो एक अलग ही तस्वीर बनती है। इसका मतलब है कि कालिदास केवल एक कवि नहीं थे, वे एक सार्वभौमिक कवि थे जिनकी आवाज देश और काल की सीमाओं को लांघ जाती है। सही कहा। उन्होंने दर्शन, पौराणिक कथाओं, समाज और ज्ञान विज्ञान को अपनी कला में ऐसे पिरोया जो आज भी प्रासंगिक और आकर्षक है। बिल्कुल। वे अतीत के कवि होकर भी हमेशा वर्तमान के बने रहते हैं। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। हाँ। श्रोतों में कालिदास की अलंकार योजना, प्रकृति चित्रण और रस संयोजना जैसे कई तकनीकी पहलुओं का उल्लेख है जो उनकी महारत को दर्शाते हैं। पर यह सोचने वाली बात है, क्या जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत किंवदंतियों के अनुसार तिरस्कार और मूर्खता के आरोप से हुई हो, उसने प्रेम, विरह और सौंदर्य के इतने गहरे और परिपक्व भावों को इतनी सटीकता से कैसे समझा और व्यक्त किया होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये उनके व्यक्तिगत अनुभवों, शायद राजकुमारी विद्युत्तमा के साथ उनके जटिल संबंधों का परिणाम था? हो सकता है। या ये सिर्फ उनकी कल्पना की असीम शक्ति का प्रमाण था जो किसी भी अनुभव से परे जाकर सत्य का साक्षात्कार कर सकती थी? यही सवाल कालिदास के रहस्य को और भी गहरा और आकर्षक बना देता है। क्या वो एक टूटा हुआ दिल था जो कविता में अपनी आवाज ढूंढ रहा था, या एक ऐसी प्रतिभा जो अनुभवों की मोहताज ही नहीं थी? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।